विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राय तर्क और बहस के मुद्दों में नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे आज क्या राज्य को परिवार संस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहला स्थान उसके परिवार का होता है। जब हम किसी परिवार में जब पैदा होते हैं, हम सभी जो है किसी न किसी परिवार में पैदा होते हैं। परिवार में ही हमारा लालन पालन होता है, पोषण होता है और अंत समय तक हम परिवार से जुड़े रहते हैं, अंत तक। ठीक है, जन्म से लेकर अंत तक हम परिवार से जुड़े हुए होते हैं। विद्वान लेखकों ने अपने अपने ढंग से परिवार की महिमा का बखान किया है। इटली के महान देशभक्त हैं मैज़ीनी, वो कहते हैं कि नागरिकता का पहला पाठ पिता के दुलार और माँ के प्यार से मिलता है। परिवार एक प्रकार से पूरे समाज का ही एक लघु रूप है। परिवार जो है पूरे समाज का एक लघु रूप है। पर त्याग और सहनशीलता के बिना कोई परिवार चल ही नहीं सकता। समाज को जोड़कर रखने के लिए भी सहनशीलता का गुण अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, परिवार हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही परिवार के साथ साथ पूरा समाज भी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिवारिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप। राज्य को पारिवारिक मामलों में किस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रश्न सदा से चिंतकों के लिए विचार का प्रमुख विषय बना हुआ है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में राज्य सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को अपने दायरे में समेट लेने का प्रयत्न करता रहा है। इटली और जर्मनी के तानाशाहों ने जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिकता पर नियंत्रण कर लिया था। जर्मनी के विश्वविद्यालय शिक्षा के बैरक बन गए थे। यहाँ तक कि पारिवारिक मामले में भी राज्य के नियंत्रण में थे। हजारों लाखों जर्मन वासी जो किसी वंशानुगत बीमारी से पीड़ित थे, नपुंसक बना दिए गए थे, ताकि कमजोर और अस्वस्थ बच्चों को जन्म को होने से रोका जा सके। इसके ठीक विपरीत एक लोकतांत्रिक राज्य साधारणतया लोगों की पारिवारिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप कौन करता है? सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, जिसमें हमने इटली और जर्मनी की बात करी, जो आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक हर प्रकार का नियंत्रण जो है वो परिवार पर लगाता है। और यहाँ तक कि जो लोग वंशानुगत बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें नपुंसक भी बना दिया गया। इसके ठीक विपरीत हम बात करें लोकतांत्रिक राज्यों की, वहां पे ऐसा भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। एक व्यक्ति किससे विवाह रचाता है, कोई परिवार कहाँ रहता है, किस मजहब को मानता है, कौन सा कारोबार करता है, ये सब परिवार की अपनी निजी बातें होती हैं, अपनी पर्सनल बातें होती हैं। उससे राज्य को लेना देना नहीं है। फिर भी हमें उन परिस्थितियों को भी पहचानना होगा जिसके अंतर्गत राज्य हस्तक्षेप करता है और उसे न्याय संगत भी माना जाता है। ऐसा नहीं है परिवार कुछ भी करता रहे, परिवार समाज के अन्य लोगों को प्रभावित करे और अन्य लोगों को इस प्रकार से प्रभावित करे जो नकारात्मक रूप है उसका, तो उसमें राज्य निश्चित रूप से अपना हस्तक्षेप करता ही करता है। सबसे पहले बात आती है विवाह। बेन और पीटर्स के शब्दों में हम बात करें तो परिवार का अर्थ होता है माता पिता और बच्चों का साहचर्य। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, बेन और पीटर्स क्या कहते हैं? परिवार क्या है? माता पिता और बच्चों का साहचर्य। अर्थात स्त्री पुरुष के समागम के बिना परिवार का अस्तित्व आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को विवाह करने और कुटुंब स्थापित करने का पूरा अधिकार है। इस संबंध में 3 बातें देखने योग्य हैं। पहले, किस आयु के पुरुष और स्त्री को वयस्क माना गया है? ठीक है, राज्य पुरुष और स्त्री के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, क्योंकि बाल विवाह न केवल परिवार बल्कि समूचे समाज के लिए अवांछनीय है ना। दूसरी बात, राज्य कानून द्वारा यह भी निर्धारित करता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही विवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की असहमति हो और उसमें जबरन विवाह कर लिया जाए। तीसरी बात आती है दहेज प्रथा से निपटने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, परिवार नियोजन। ज्यादातर विशेषज्ञ जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या मानते हैं और भारत में जिस वेग से आबादी बढ़ी है, उस रफ्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पाते। इसलिए कई विचारकों ने सुझाव दिया कि छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के नियमों में फेरबदल की जाए। सरकार परिवार नियोजन अपनाने वालों को आकर्षक प्रोत्साहन अवश्य दे, जैसे कि पदोन्नति करना, सेवानिवृत्त करना, होने की आयु में वृद्धि करना। ऐसे अगर कोई ऐसे कार्य किए जाएंगे, परिवार नियोजन संबंध कोई आकर्षक प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है जनसंख्या में कमी आएगी। तलाक, डिवोर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2000 में ये कहा कि केवल भारत में
केवल भारत में ही ऐसा है कि कानून ने मुसलमान पति को बिना किसी कारण के अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति दी है। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि जैसा कि अन्य मुसलमान देशों में होता है, दूसरे विवाह के लिए पहली पत्नी की अनुमति अनिवार्य कर देनी चाहिए। लेकिन अब भारत भारत के अंदर क्या स्थिति हो गई है? अब ये तलाक का जो मामला है कह दिया जाता है तलाक, तलाक और तलाक हो गया और हर जो है मुसलमान व्यक्ति जो है आए दिन नई शादियां नए विवाह जो है करता है। अब उस पर बैन लगा दिया गया, अब कानून बना दिया गया है कि अब इस प्रकार से मात्र 3 बार तलाक कह करके नया विवाह जो है नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी कार्यवाही करनी होगी तलाक के लिए। अब बात आती है महिलाओं के प्रति हिंसा और यौन उत्पीड़न। महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं रोकने के लिए सभी सरकारें जो हैं कानून बनाती हैं। भारत में ही घरेलू हिंसा के विषय पे एक व्यापक कानून बनाया गया ताकि महिलाएं सम्मान और सुरक्षा का जीवन बिता सके। यौन शोषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: अप्रिय यौन प्रस्ताव, यौन संबंधी मौखिक अथवा शारीरिक संपर्क यौन शोषण को अपराध घोषित किया गया है। तो महिलाओं के प्रति हिंसा और यौन उत्पीड़न से संबंधित जो मामले होंगे वो राज्य सरकार को या राज्य को जो है देखने होंगे, उसके लिए भी कानून की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं परिवार के अंतर्गत जिसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। संपत्ति के अधिकार की बात देखें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है। भारत सरकार ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर हक देने का निर्णय किया है। अगस्त 2005 में इस आशय का विधेयक संसद द्वारा लाया भी गया और इससे हमारे पारिवारिक जीवन और सामाजिक ढांचे में व्यापक बदलाव भी आया। फिर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जुलाई 2003 में उच्चतम न्यायालय ने संसद को समान नागरिक संहिता बनाने का सुझाव दिया और भारत का संविधान स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता के निर्माण की बात करता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता न केवल राष्ट्र के लोगों को एकता और समानता के एक मजबूत धागे में बांधेगी, बल्कि विभिन्न समुदायों में व्यापक पारिवारिक बुराइयों को भी दूर करने में मदद पहुंचाएगी। तो एक समान नागरिक संहिता का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सभी राष्ट्र के सभी लोगों को एकता और समानता को मजबूत करने के लिए एक प्रकार का गठबंधन इसके अंतर्गत बनाया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी परिवार से जुड़े बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य कानून के द्वारा उसे नियंत्रित कर सकता है। अगर राज्य कानून अगर इस प्रकार से पारिवारिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा नहीं करेगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि परिवार के अंतर्गत जो भी कुछ हो रहा है, जैसे कि बात आती है बालिका भ्रूण हत्या की बात आती है, महिलाओं के साथ शोषण की बात आती है, महिलाओं को पोषण की कमी, महिलाओं को उचित खान पान की कमी, ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनके अंतर्गत महिलाओं के साथ परिवार के अंतर्गत ज्यादती होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ऐसे सभी मामलों में सरकार जो है, राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है कानूनों के माध्यम से, और ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन अननेसेसरी बिना किसी कारण के राज्य किसी भी प्रकार से पारिवारिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर किसी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम या किसी प्रकार की कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है तो राज्य किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें परिवार के अंतर्गत रहने वाली महिलाएं हैं, परिवार के रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। जैसे वृद्ध है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, गलत उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, तो निश्चित रूप से राज्य कानून जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि राज्य को परिवार संस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। हस्तक्षेप करना चाहिए, उचित हस्तक्षेप करना चाहिए जब ऐसी अव्यवस्थाएं हो जाएं, ऐसी गलत तरीके से उनका शोषण हो रहा है, गलत तरीके से कार्य हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो निश्चित रूप से राज्य जो है उन पे निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। और ऐसे परिवार जो अपनी समृद्धि खुशहाली के लिए तत्पर हैं, आगे से आगे अपना कार्य कर रहे हैं, उनमें बिना किसी कारण के हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। यह कार्य जो है तानाशाही वाले शासकों राज्यों में देखने को हमें मिलता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं हिटलर और मुसोलिनी की हमने बात करी। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्यों में ऐसा कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं करती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से राज्य परिवार में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।